कमल जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हर्ष मल्होत्रा हूँ। आपसे एक बार मिलना हुआ एम्स में। जी जी नमस्कार जी। नमस्ते सर पंकज। पंकज जी नमस्कार। थैंक यू सर। शुरू करें जी विशाल जी। जी ठीक है, शुरू करें। शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। विशाल भाई आपको अनम्यूट करूंगा। जी जी नमस्कार। आज दधीची जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वेबिनार के लिए हम आप सभी महानुभावों का इस पेज से जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमती मंजू प्रभा जी, जो हमारी उपाध्यक्षा हैं और सबकी प्रिय हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के विधिवत आरंभ कराने के लिए वो आए और मंत्रोच्चारण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। श्री मंजू प्रभा जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् अश्वेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ रहकर 100 वर्ष तक जीने की कामना के साथ इस वैदिक प्रार्थना के साथ हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। विशाल जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। आज दधीची जयंती का दिन है 26 अगस्त, और आज हमने एक वेबिनार का इस आयोजन किया है जिसमें अस्थि दान के ऊपर सब लोग आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे। और सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री यशवंत जी के बारे में बताता हूं, जो आज इसकी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। आप एक सफल सेफोलॉजिस्ट हैं और एक कंपनी है सी वोटर, इसके आप फाउंडिंग एडिटर और स्टेक होल्डर फर्म रिसर्च कंपनी है जो दुनिया भर में पोलस्टर्स करती है और जिसके पोल्स को लगभग हम देश में और विदेशों में बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दधीची परिवार से बहुत पहले के जुड़े हुए हैं और आपके पिताजी श्री यादवराव जी देशमुख, जिन्होंने अपना देहदान का संकल्प किया था और जीवन भर वे समाज के कार्यों में अपने हड्डियों को गलाते रहे, और जाने के बाद जो उन्होंने संकल्प लिया था उस संकल्प को यशवंत जी आपने पूरा कराया, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आज इस कार्यक्रम अस्थि दान का जो वेबिनार है, इसके ऊपर मुख्य वक्ता, इस विषय के मुख्य वक्ता जो रहेंगे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप 1992 से एक सीनियर डॉक्टर की तरह एम्स में काम कर रहे हैं और अभी जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स के हेड हैं और प्रोफेसर हेड ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट एम्स के रूप में आपने काम किया है। आप पहले बहुत सी एसोसिएशंस के साथ पास प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपने 680 पब्लिकेशन और 750 लेक्चर्स किए हैं। आपका अभूतपूर्व योगदान 16 किताबों के रूप में समाज को मिला है। 54 चैप्टर्स आपने विभिन्न किताबों के अंदर समर्पित किए हैं। इसी वजह से आपको बीसी रॉय नेशनल अवार्ड 2014 में दिया गया फॉर एमिनेंट मेडिकल टीचर ऑन 15 अक्टूबर 2016। आपने अपनी योग्यता का लोहा विदेशों में भी मनवाया और बोन बैंकिंग रिप्लेसमेंट जॉइंट के ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत स्वागत किया। आईओए जे ट्रेवलिंग फेलोशिप आपके पास है, एओ एडवांस ट्रॉमा फेलोशिप आपके पास है, रानावत फेलोशिप आपके पास है। आपको सुशोभित किया गया है और सबसे अधिक जो हम सब के लिए हर्ष की बात है कि पूरे भारत में जो एक बोन बैंक चलता है, वो कैडवरिक बोन बैंक इंडिया का जो एम्स में है, आप उसको रन करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। और इस कड़ी श्रृंखला में अगले जो हैं हमारे आज महानुभाव रहेंगे, वो आलोक जी हैं, जो
परम श्रद्धेय हैं हम सभी के लिए, जिन्होंने इस दधीची देहदान समिति की स्थापना की और स्थापना अध्यक्ष रहे। लगभग उन्होंने 20 वर्ष इस संस्था की सेवा की और फिर हम सबके आग्रह पे उन्होंने संरक्षक होना मंजूर किया और लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं इन सभी विषयों पे और हमारे हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। आप वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और राम मंदिर जैसे एक प्रतिष्ठित जो हम सभी के लिए एक दिल से जुड़ा हुआ विषय है, उसके ऊपर आप पूरा समय अपना लगा रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष मल्होत्रा जी, और जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। पूर्व में आप निरंतर हमारा महामंत्री के रूप में आपने सेवा की है इस संस्था की, और पिछले 2 वर्षों से आप इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपना काम देख रहे हैं। आप पूर्व में मेयर भी रहे हैं और आपने समाज की विभिन्न आयामों में मदद की है, उनकी सेवा की है। आपका बहुत बहुत स्वागत हर्ष जी। और हमारे साथ जुड़े हैं कमल खुराना जी। कमल खुराना जी हमारी समिति के महामंत्री हैं और समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं और समिति को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए आप पूरा योगदान देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे प्रथम मैं आपसे अनुरोध करता हूं कमल खुराना जी कि आप आए और अपना एक छोटा सा विवरण हमें दें, जिससे दधीची के बारे में और दधीची के कार्यकलापों के बारे में आप समाज को जानकारी दे सकें। कमल खुराना जी, आपका स्वागत। हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आज के अध्यक्ष हमारे अध्यक्षता जो कर रहे हैं जसवंत देशमुख जी, और हमारे संरक्षक मार्गदर्शक और संस्थापक अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, सबको मैं दधीची महर्षि दधीची के आज जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो विषय है उसको मैं आगे बढ़वाता हूं। दधीची देहदान समिति महर्षि दधीची के ही परंपरा से आगे चली और इसकी परंपरा को आगे चलाने के लिए श्री आलोक कुमार जी ने लगभग 23 वर्ष पूर्व इस समिति का गठन किया और उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आज हमारे वो मार्गदर्शक हैं। 23 वर्षों की ये जर्नी, लड़ाई, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत सभी कार्यकर्ताओं के बाद आज दधीची देहदान समिति स्तर पर पहुंची है कि जहां पे उसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दधीची देहदान समिति जो काम करती है वो जागरूकता का भी करती है और जागरूकता के साथ साथ इसका ऑपरेशनल काम भी है, जिससे कि वो जो भी फोन आता है या दान की प्रतिक्रिया होती है उसको पूरा करती है। जागरूकता के लिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि पिछले वर्ष 2019 में 293 हम लोगों ने जागरूकता के कार्यक्रम किए। उसमें धार्मिक स्थलों पे जाके, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारों में जाके, सनातन धर्म मंदिर में, और जितनी भी संस्थाओं के वार्षिक उत्सव होते हैं उसमें हमें बुलाया गया, हम मंच पे बोले, लोगों को जागरूक किया, फॉर्म दिया, फॉर्म भरवाया। इस तरह से इतने प्रोग्राम करना एक हमारी एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। दूसरा, हम हर साल आज से 6 साल पहले एक वार्षिक देहदानियों का उत्सव करते थे। आज वो 7 सालों के अंदर या 8 सालों के अंदर आज स्थिति ये आ गई है कि हमें 7 से 8 उत्सव करने पड़ते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, क्योंकि हर क्षेत्र की संख्या 300 से लेकर 600 के बीच में होती है, तो इतना बड़ा स्थान मिलना, ऑडिटोरियम मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर हम जितने भी अड़चने आती हैं धर्म की, उसमें हम किसी ना किसी धर्म गुरु को अवश्य बुलाते हैं। हमारे यहाँ धर्म गुरुओं में दीदी माँ रितंबरा, अनुभूतानंद महाराज जी और अनेक धर्म गुरु, रूपचंद महाराज जी जैन मुनि हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। और लोगों को जो एक मन में रहता है धार्मिक विडंबना कि ये इसमें बाद में क्या मुक्ति होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर धार्मिक गुरु हमारे उत्सव में बोलते हैं। उत्सव के साथ साथ ये देखिए, हम 2 साल में एक बार दधीची यात्रा करते हैं। दधीची का आश्रम है मिश्रिक में। 2 साल में एक बार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम जाते हैं मिश्रिक में। वहां पे सब तरह का, जहाँ पे अस्थियों का दान हुआ था महर्षि दधीची का, उस स्थान को देखते हैं। जहाँ जल कुंड है बहुत बड़ा, उसके भी दर्शन करते हैं। साथ में नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में तीर्थ, 2 तरह के तीर्थ भी हैं वहाँ पे।
और उस तीर्थों का भी जल लेते हैं, और वहां पे वेद व्यास की गद्दी भी है, उसके भी दर्शन करते हैं। और इसके साथ साथ हम हर 2 साल में एक बार महर्षि दधीची कथा करते हैं। 2 कथाएं हम कर चुके हैं। आज पिछले साल जो हमने कथा करी थी वो चिन्मय मिशन में की थी, उनके ऑडिटोरियम में करी थी। उसमें इतनी संख्या थी कि हमें बाहर भी व्यवस्था करनी पड़ गई सबको बैठाने के लिए। इससे जागरूकता लोगों के बीच में काफी आई, और दिल्ली में काफी लोगों ने इस बात का एक्सेप्ट किया कि हमें ये दान करना चाहिए। इसके बाद हम एक ई जर्नल निकालते हैं हर 2 महीने में एक बार। उसके अंदर कोई ना कोई लेख एक डॉक्टर का या किसी ना किसी का जरूर होता है। उसी लेखों के साथ साथ जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो हमने काम की होती है 2 महीने में, उसका विवरण होता है। और जब हमारा उत्सव होता है जो, उसके अंदर हम एक सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि जिसके यहाँ से दान हो गया हो उसको हम उसके परिवार को हम सम्मानित करते हैं, जिससे कि परिवार का अगर साथ ना हो तो दान हो ही ना पाए। तो जाने के बाद तो परिवार का सहयोग होना जरूरी है। इसलिए हम अपने फॉर्म के ऊपर भी जब भी कोई फॉर्म भरता है उसमें इमीडिएट जो रिलेशन है, सन, फादर, मदर और हस्बैंड वाइफ का विटनेस 2 जरूर लेते हैं। अगर विटनेस नहीं होती है तो हम फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा, हमारा जागरूकता के अंदर 1 to 1 भी किसी का फोन आता है हमारे यहाँ पे। हमारे लगभग 100 कार्यकर्ता 24/7 इस काम पे लगे रहते हैं। कोई 1 to 1 भी फोन करता है, इंक्वायरी करता है, आगे मिलना चाहता है, तो उसको पर्सनली अपने घर पे बुलाता भी है और उससे बातचीत करता है, उसकी शंकाओं का निवारण भी करता है। इस तरह से हमारी जो समिति है, दधीची देहदान समिति का जो रिकॉर्ड है, जितना भी मैं बोल रहा हूँ, वो सारा हमारी dehedan.org पे है। हमारी वेबसाइट है dehedan.org। हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी दान करते हैं, किसी का भी दान करते हैं, उसका विवरण हमारी वेबसाइट पे अवश्य होता है। इसके बाद हमारा है ऑपरेशन। इसका हम जैसे कोई फोन आता है तो हम क्या काम करते हैं, बेसिकली हम एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई फोन आता है तो यहाँ से हमारा जो ऑपरेशन का कन्वीनर है वो उसको पूरा का पूरा स्थिति ऐसा बनाता है कि परिवार को परेशानी ना हो, एम्बुलेंस घर के टाइम पे आए, पूरा उसको कोऑर्डिनेट करता है, जिससे परिवार का पूरा यहाँ से और एम्बुलेंस तक, यानी कोई भी हमारा कार्यकर्ता वहाँ जरूर अवश्य उपस्थित हो, इसका भी देखा जाता है। ऐसे ही जब डोनेशन हो जाता है उसके बाद उसके यहाँ पे कोई भी उठाला या संस्कार कोई भी सिस्टम होता है, जिसका हम नाम तो चेंज ही कर दिया, प्रेरणा सभा कर दिया का नाम हमने। तो हमारे वहाँ पे भी खूब कार्यकर्ता सारे 3, 4, 5 अवश्य जाते हैं और मंच पे 3, 4 मिनट 5 मिनट बोलते भी हैं, वहाँ अपना काउंटर भी लगाते हैं और लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज भी आती है। तो पूरे एनसीआर के अंदर हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। और अब तो ये हो गया कि एक क्षेत्र के अंदर जहाँ हम 8 हो गए, अब एक क्षेत्र के अंदर 2-2, 3-3 उत्सव करने की स्थिति आ चुकी है। नहीं, आप ये मानिए एक क्षेत्र के अंदर कहाँ, दिल्ली में 1, फिर 8, फिर हर क्षेत्र के अंदर 2-3 हम इस स्तर पे पहुंच चुके थे। ये सर दधीची देहदान समिति के जो मार्गदर्शक है हमारे श्री आलोक कुमार जी, उनके मार्गदर्शन में होता है। कार्यकर्ताओं की एक कठिन जो एक तपस्या लिए रखी है उन्होंने कि निष्काम भाव से हमें काम करना है, महर्षि दधीची की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर निष्काम भाव से काम करते हैं। मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ और विशाल जी से कहता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में विस्तृत रूप से जो दधीची काम करती है उन सबका एक आलेख दिया। अब मैं जिनको सब सुनना चाहते हैं, परम श्रद्धेय श्री आलोक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अपने मार्गदर्शन से हम सबको कृतार्थ करें। आलोक कुमार जी, आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले श्री यशवंत देशमुख जी का परिचय कराया गया है। एक बार उन पर फोकस करो आशीष। आपको पीछे एक चित्र दिख रहा है ना उनके, इनको हम सब यादव काका कहते थे। और श्रद्धेय नानाजी देशमुख जिस काम को करते थे देश भर में, उस काम को जमीन पर लागू करने वाले कर्मयोगी ये यादव काका थे। पूरा जीवन
पहले संघ के प्रचारक के रूप में और फिर एक समाज सेवी रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने किया, मुझे बुलाया, देहदान का संकल्प किया। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बताऊंगा कि यशवंत जी को अपने पिताजी माताजी उन्होंने दोनों की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका देहदान किया है और इसलिए मैं उनको नवदधीचियों में गिनता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विषय की प्रस्तावना मैं रखूंगा, इसके बाद में डॉक्टर राजेश मल्होत्रा बोले। हम देहदान करते हैं, हम नेत्रदान करते हैं, हम हृदय दान करते हैं, पर दधीची के पुत्रों को ज्यादा आनंद और उत्सुकता हो रही है कि हमको भी अपनी हड्डियां दान करने का अवसर मिलेगा। कमल जी कह रहे थे कि हम मिश्रिक जाते हैं, एक बहुत बड़ा तालाब है, मंदिर है, बड़ी सी मूर्ति है दधीची की, सामने एक छोटी मूर्ति हाथ जोड़कर खड़ी है, वो इंद्र है। वो इंद्र इसलिए छोटी मूर्ति है कि वो मांगने आए थे और दधीची से कहा कि दानवों से युद्ध हो रहा है, देवता परास्त हो रहे, दैवी संस्कृति को संकट पैदा हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपकी हड्डियां मिल जाएं तो उनसे वृत्र बनेगा, वज्र बनेगा, उस वज्र से मैं नाश कर सकूंगा राक्षसों का। बहुत संकोच में कहा और वहां पर लिखा है एक श्लोक कि दधीची यह सुनकर प्रसन्नता से झूम उठे। कहा, इंद्र क्या सच में ऐसा? ये शरीर तो मिट्टी होता है, पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में इसको मिल जाना है, पर क्या मेरा शरीर ऐसा है कि मेरी हड्डियों से आपका वज्र बनेगा? उन्होंने कहा, तो फिर मेरा शरीर धन्य है। सब देवता इकट्ठे हुए, सब तीर्थों का जल लाए। वहां जो तालाब है उसमें सब तीर्थों का जल माना जाता है, एक परंपरा बन गई है। हमने अयोध्या के मंदिर का भी जब निर्माण कार्य शुरू किया तो देश भर के सब तीर्थों का जल मंगाया, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके वो वज्रासन में बैठ गए, वो पद्मासन में बैठ गए, भगवान की ओर स्मरण किया, अपने प्राणों को भ्रू मध्य में टिका लिया, फिर ब्रह्म की उपासना करते हुए ब्रह्म में विलीन हो गए, स्वयं अपने प्राण दे करके अमर हो गए। उनकी सूचना के अनुसार उनके शरीर में नमक लगाया गया जिससे जल्दी गल करके हड्डियां बाहर आ जाए। कामधेनु ने तय करा कि वो उनके शरीर को चाटेगी, स्वाद या भोजन के लिए नहीं, अपने पुत्र की पीड़ा को कम करने के लिए। हड्डियों का दान हो गया, वज्र बन गया, देवता जीत गए। और जब इस काम की आयोजन समिति में कमल जी ने, विशाल जी ने, हर्ष जी ने कहा कि डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी को बुलाओ और अस्थिदान पर चर्चा करो, तो मुझे वो मंदिर स्मरण आया, दधीची की मूर्ति स्मरण में आई। मैंने अपने शरीर में अपने अंगों को, अपनी हड्डियों को छूकर देखा और भगवान से पूछा, हम दधीची के पुत्र हैं, हम उनकी वंश परंपरा में काम कर रहे हैं, क्या हम भी उनके जैसे भाग्यवान होंगे कि मृत्यु के बाद हमारी हड्डियां भी मानवता की सेवा में लग जाए? ये बहुत बड़ी उत्सुकता थी डॉक्टर मल्होत्रा।
ये बहुत बड़ा आनंद का विषय था हम सबके लिए कि हमारी हड्डियां दान हो सकती हैं क्या, और इसलिए इसका विस्तार जानने की इच्छा थी। क्या होगा इनसे, कैसे काम आएंगी ये, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, कितनी उम्र के लोग दान कर सकते हैं। इसलिए आज का यह उत्सव हमारे लिए इसलिए भी विशेष है कि इसमें आप डॉक्टर मल्होत्रा आए हैं और यशवंत जी आए। भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, संकल्पबद्ध होकर लड़ रहा है, जीवन भी चल रहा है। अब घर में नहीं बैठ रहे, लोग काम पर निकल रहे। ये जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष, ये स्वस्थ जीवन और बीमारियों का संघर्ष, मैं कई बार स्मरण कराता हूं कि हमारे यहाँ पर जहां कहीं भी सुख की कल्पना की है, वहां स्वास्थ्य की भी कल्पना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। तो ये निरामय होना, यह स्वस्थ होना, स्व में स्थित होना, सबल सतेज होना, हम जीवन भर में इसके लिए समाज की सेवा करते हैं और अपनी मृत्यु के बाद में अपनी देह को इस सेवा के लिए दान करते हैं, स्वस्थ सबल भारत के लिए दान। जब हमने काम शुरू किया तब तो बहुत बाधाएं थी। मैंने एक बार नेत्रदान के लिए प्रयत्न किया, बहुत लोगों ने नेत्रदान का संकल्प किया। मेरे एक मित्र थे, विधायक थे, उनको मैंने कहा कि अपनी आंखें दो भाई, उन्होंने मना कर दिया। अगले जन्म में अंधा पैदा होऊंगा। जब बाद में मैंने देहदान का काम शुरू किया तो मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आंखें दान करने से अंधे पैदा होते, देहदान कर दो, पैदा ही नहीं होंगे। उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, पर इस बात को मानने के लिए आज दिल्ली में कम से कम 10-12 हजार लोग तो खड़े हैं ना, जिन्होंने संकल्प किया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके प्रियजन की मृत्यु पर अपने सारे शोक में भी होश संभाल करके पहला फोन अपने बेटे को नहीं, अपनी बेटी को नहीं किया, पहला फोन हम में से किसी को किया है। पिताजी नहीं रहे, उनके नेत्रदान होने थे, पिताजी नहीं रहे, उनकी देहदान होनी थी। कब हुई मृत्यु? तो वो बताते हैं कि ये मृत्यु तो अभी 10 मिनट पहले हुई है, सबसे पहले आपको फोन कर रहे हैं। और फिर अगर हमारी गाड़ी को आने में देर हो जाती है, थोड़ी सी भी, आधा घंटा भी, तो 4 बार फोन करते हैं। पिताजी को वायदा किया था, उनकी देह मेडिकल कॉलेज में जानी थी, उससे बच्चों की पढ़ाई होनी है, आपके यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गाड़ी आ रही है ना। तो जितनी अंधविश्वास थे, उतनी ही आस्था से अपने प्रियजन की मृत्यु पर अपने शोक का संवरण करते हुए दान करने की उत्सुकता वाले 10,000 परिवार आज दिल्ली में खड़े। 10,000 सुनने में अच्छा लगता है, पर 1,30,00,000 की आबादी वाले शहर में 10,000, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और इस लॉन्ग वे में हमको साथी मिल रहे हैं, हमको शुभकामनाएं मिल रही हैं, हमको सहयोग मिल रहा है। कई बार अखबार वाले इंटरव्यू लेने आते हैं, बहुत निराश होते हैं। निराश इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं सरकार से कैसा सहयोग मिल रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कैसा सहयोग मिल रहा है। उनको अपेक्षा होती है कि मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं मिल रहा है, पर मुझे तो अच्छा मिल रहा है। हम सबको तो सबका सहयोग मिल रहा है। एक मिशनरी भाव से काम करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं समझने वाले, इसको मिशन मानने वाले। कल मैंने एक बड़ी वेबिनार में आरपी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर तिथियाल का अभिनंदन किया था। आज डॉक्टर राजेश मल्होत्रा का अभिनंदन करता हूँ। सहयोग देने वाले जिन लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें ये दोनों भी हैं। मेरे को 10 मिनट का समय दिया था,
और आज का विषय तो ऐसा है जो हमको डॉक्टर मल्होत्रा जी से सुनना है और यशवंत जी के अनुभवों को सुनना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। इन हृदय स्पर्शी संस्मरणों से आपने एक बार उन सब चीजों को फिर जीवंत कर दिया और उन सब से हमारी प्रतिज्ञा इस काम को आगे ले जाने की और प्रबल हुई। अब मैं आज के इस युग के विश्वकर्मा डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जैसे बहुत डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इंद्र ने जब अस्थियों का दान मांगा था, वो अस्थियां लेकर विश्वकर्मा के पास गए थे वज्र के लिए, और आज जो अस्थियां दान होती हैं उसको डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और उनके जैसे विभिन्न डॉक्टर विश्वकर्मा के रूप में दूसरों के शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब, और आप इस विषय पे आज हमें मार्गदर्शन करें और हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अस्थि दान के लिए, इन सब विषयों को आप आज अपने उसमें लेंगे। और जिनके भी कोई प्रश्न हो वो फेसबुक के ऊपर हमें दें। इस डॉक्टर साहब के उद्बोधन के बाद हम उन सब प्रश्नों के उत्तरों में से कुछ आंसर करने का प्रयास करें। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आपका स्वागत। धन्यवाद विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। आदरणीय आलोक जी, सुश्री मंजू जी, यशवंत जी, कमल जी, हर्ष जी, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये मौका दिया, क्योंकि आज ये जो मेरे मन के बहुत पास है विषय, उस पर आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग की अनुमति दी जाए, क्योंकि शायद होस्ट ने मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद की हुई है, तो ताकि मैं अपनी स्लाइड शुरू कर सकूं। लेकिन जो बातें आलोक जी ने कही बहुत ही सटीक थी, और इनके बारे में कुछ मैं अपने वक्तव्य में भी उस पर चर्चा करूंगा। और तो आज हम बात करेंगे अस्थि रोग और अस्थि कोष, बोन डोनेशन और बोन बैंक के बारे में। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं। हालांकि मुझे इस बात का आभास है कि दधीची देह दान समिति के अथक प्रयत्नों से ये धीरे धीरे ये अवेयरनेस इसके बारे में जानकारी बढ़ रही है। लेकिन जैसे कि आलोक जी ने कहा, और मैं अभी आपको इसमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो उनको भी दिखाऊंगा, लेकिन मेन जो इसमें बात है, मुख्य बात ये है कि ये आज का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया। और अभी अभी आलोक जी ने टिटियाल जी की बात कही। इस कोरोना काल में जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी क्षति पहुंची, उनमें से एक ये भी क्षतिग्रस्त है जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट या कॉर्निया या आई डोनेशन जो है, उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। और इससे ये पता लगता है कि जो हम कीमत समझते हैं कोरोना की, हमने चुकाई है। बहुत सारी ऐसी कीमत है जो हमें अभी एकदम नहीं पता लग रही है, लेकिन वो धीरे धीरे हमें पता लगेगी। तो जो अंग दान है, ये सबसे बड़ा ऐसा दान है। अभी आपने दधीची के बारे में सुना। एक कथा है कि एक आदमी के पास बिल्कुल नई मर्सिडीज थी, और एक दिन उसने बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उसमें कहा कि मैं इस मर्सिडीज को इसमें दबा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो यही मुझे दफनाना, क्योंकि ये मर्सिडीज मुझे अपने साथ में लेके जानी है। जब मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा तो उसे चलाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी आज तक ये गाड़ी भी कहीं गई है, और ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है, इसको यही छोड़ देते, किसी के काम आती। तो उसने ये कहा कि जो ये मर्सिडीज है, इसकी तो कीमत कुछ भी नहीं है। जो अंग हम लोग मरने के बाद अपने साथ ले जाने की सोचते हैं, वो सब यहीं रह जाते हैं और किसी के काम नहीं आते। भारत विश्व का पहला अंग प्रत्यारोपण करने वाला देश है। हमारे तो जो भगवान हैं, उन्होंने भी एक तरह से ये संदेश दिया है कि प्रत्यारोपण जीवन देने वाला होता है। और हमारा देश कर्ण का देश है, जहाँ पे
शरीर का हिस्सा होते हुए भी दान देते समय कवच कुंडल उतार के दे दिए, क्योंकि किसी मांगने वाले को कभी मना नहीं करना है, किसी जरूरतमंद आदमी की जरूरत को मना नहीं करना है। और ये तो आपको आलोक जी ने बताया ही है। कामधेनु भी दिख रही हैं जो उनकी ऋषि की पीड़ा कम करने के लिए चाट रही हैं, जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा। और जो वज्र था वो बना और उससे काम भी हुआ। अगर इससे ज्यादा प्रेरणादायक कोई कहानी नहीं हो सकती है मेरी समझ से इस दान के लिए। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हड्डी और या बोन मैरो एक ही चीज होती है। बोन मैरो डोनेशन जो होता है वो कई तरह के रक्त से संबंधित बीमारियां या रक्त से संबंधित कैंसर के लिए किया जाता है। हड्डी दान या हड्डी का ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट दोनों अलग अलग चीज हैं। और जैसा मैंने कहा कि या तो आप अपने अंगों को यहाँ डाल दें कूड़ेदान में या नष्ट करवा दें, और यहाँ किसी के शरीर में उनको जिंदा रहने दें। तो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि अगर जैसे मैं अपनी हड्डियां दान करता हूँ तो कोई व्यक्ति जो नहीं चल सकता था वो अगर चल पाएगा उनकी मदद से, तो ये एक तरह से एक दूसरों के जीवन में या तो जीवन दान करने की या जीवन में बहुत सारा सुख देने की। किसे आवश्यकता होती है अस्थियों की? जो किसी को हड्डी का कैंसर हो जाए जिसकी वजह से हड्डियां निकालनी पड़े। आजकल आप जानते होंगे कि जोड़ प्रत्यारोपण होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, कूल्हे का, घुटने का, कोई भी। उसमें जब वो 15-20 साल वो जोड़ चल जाता है तो जब वो फेल होता है तो उसके साथ बहुत सारी हड्डी गल जाती है। इसी तरह इन्फेक्शन से, एक्सीडेंट्स में कई तरह की ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर हड्डी का नष्ट हो जाती है और उस समय या तो उनको एम्पुटेशन या अंग काटने की जरूरत पड़ती है या फिर बोन बैंकिंग की बोन के द्वारा उनको बचाया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। ये सब युवा व्यक्ति हैं। ये इनको अपनी जांघ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में कैंसर है, यहाँ पे घुटने के पास कैंसर है। और ये सब जाहिर है कि अगर हम इनको निकालते हैं तो अगर हम हमारे पास ये अगर ये हमारे पास विकल्प नहीं है तो एम्पुटेशन या उसको काटना पड़ता है। एक और व्यक्ति जिसको कैंसर हुआ और हड्डी टूटी और डॉक्टर को ये पता नहीं लगा कि कैंसर से टूटी है, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, अब बाद में ये सब हमें निकालना पड़ा। ये एक महिला थी जिनका ऑपरेशन हुआ था कूल्हे का, और जब वो फेल हुआ उसके साथ में बहुत सारी हड्डी जो आप देख सकते हैं, इधर जांघ की हड्डी और इधर कूल्हे में सॉकेट की हड्डी सब घुल गई। कहाँ से ली जा सकती है हड्डियाँ? ये एक मिथ्या है कि शरीर की सारी हड्डियाँ ली जाती है। अगर हम जो चूल्हा होता है कुछ केसेस में उसको, बाकी अगर जांघ और टांग की हड्डी अगर हम निकाल लेते हैं तो उस एक व्यक्ति की दी हुई हड्डियों से कम 20 व्यक्तियों की जीवन में अंतर लाया जा सकता है। कौन कर सकता है अस्थिदान? अगर आयु 50 से 15 से 60, बल्कि कहेंगे कि 65 साल, क्योंकि ये पुरानी फिगर आज तक तो आजकल तो ये माना जाता है कि आप 60 या 65 तक युवावस्था है, 65 से 80 तक आपका जो है मिडिल एज है। तो 15 से लेके 65 साल के व्यक्ति हैं, उनको कई बार जो है कौन सी हड्डी निकालनी है इस पे भी निर्भर करता है कि कहाँ की जरूरत है। लेकिन जिस तरह हम रक्तदान करते हैं तो उसको अच्छे से टेस्ट किया जाता है ताकि किसी से रक्त देने वाले की कोई बीमारी जो है जिसको रक्त दिया जाता है उसमें ना हो जाए। इसी तरह से क्योंकि हम हड्डियां एक व्यक्ति से लेकर दूसरे में डाल रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बीमारी, अगर किसी को पीलिया हुआ है या टीबी हुई है या एड्स हुआ है या किसी तरह की इन्फेक्शन हुई है, ऐसी कोई भी बीमारी है या ऐसी बीमारी हुई है जिसके बारे में पता नहीं है कि किन कारणों से होती है, या कई तरह के गठिया है, कैंसर्स हैं, अगर किसी को बहुत देर तक स्टीरॉयड मिले हैं, दिमाग से संबंधित कोई बीमारी है, अगर किसी का जो यौन रोग है या किसी को सेक्सुअल लाइफस्टाइल जो ऐसा है कि बहुत सारे पार्टनर है या बहुत तो टैटू करवाए हैं, जो ड्रग एब्यूज करते हैं या वेंटिलेटर पे 72 घंटे से ज़्यादा रहे हैं, या उनको ऐसे कोई प्रोडक्ट मिले हैं जो दूसरे इंसान से निकाल के ग्रोथ फैक्टर वगैरह लगाए गए हैं, इन सब बीमारियों में आप हड्डी का दान नहीं कर सकते हैं। और कहाँ निकाली जा सकती है ये अस्थियाँ? ऑपरेशन थिएटर में निकालते हैं हम लोग, लेकिन विदेशों में जहाँ पे ट्रेनिंग हमारी हुई और बहुत जगह
जहाँ पे अच्छी जो मॉर्चुरी है, शवगृह है, अगर वहाँ अच्छी साफ सुथरी फैसिलिटी है तो हड्डियाँ वहाँ भी निकाली जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इनको बाद में स्टेरिलाइज करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी उनको जितना कम कंटेमिनेशन से निकाला जाए उतना वो जिसको दी जाती है उसके लिए सेफ है। मृत्यु के पश्चात कितने समय तक निकाली जा सकती हैं हड्डियाँ? 12 घंटे तक निकाली जा सकती हैं अगर शरीर जो है रूम टेम्परेचर पे या सामान्य तापमान पे रहती है, और 24 घंटे तक अगर उनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी रेफ्रिजरेटर में या मॉर्चरी में रखा जाता है। उसको कैसे संग्रह करते हैं? हम उनको लेते हैं, प्लास्टिक के स्टेराइल बैग्स में डालते हैं, और उसके बाद कुछ प्रक्रिया होती है, उसको हम कुछ केमिकल से उसको बिल्कुल साफ करते हैं और उसको स्टेरिलाइज कराते हैं और फिर उसको फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करते हैं उनको अस्थि कोश में या बोन बैंक। तो बोन बैंक क्या है? ये क्वींसलैंड बोन बैंक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बोन बैंक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरीजों के लिए मदद की जाती है, और यहीं पे करीब करीब 22 साल पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद मैंने ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दी हुई ग्रांट से फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बोन बैंक बनाया था। और ये भारतवर्ष का पहला रियल बोन बैंक था, जिसमें कैडावरिक बोन जो मृत व्यक्तियों से लेके रखी जा सकती है वो रखी जाती थी। इसमें हमारे पास डीप फ्रीजर होते हैं -0 से 80 से 90 डिग्री तक नीचे टेम्परेचर में, जिसमें 5 साल तक हड्डियां रखी जा सकती हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी मिथ्या है जिनको भंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मिथ्या है कि धर्म अंग दान की आज्ञा नहीं देता। आलोक जी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सत्य यही है कि सब धर्म मानवता की सेवा के लिए अंगदान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सबसे अच्छा दान अंगदान है। अगर कोई व्यक्ति नेत्रविहीन है, अगर आपके दिए हुए दान से वो देख पाता है, तो मृत्यु के बाद भी पूरा जीवन वो आपके लिए आपको जो है वो ब्लेसिंग्स देता रहेगा। कोई भी धर्म जो है वो डोनेशन के अंग दान के खिलाफ नहीं है। ये भगवत गीता में लिखा है कि जितने भी तरह की आप दान दे सकते हैं, अगर आप अपने शरीर को दान देते हैं तो उसके मुकाबले का कोई दान नहीं है। इसी तरह कुरान में भी लिखा गया है कि अगर आप कुछ भी किसी भी व्यक्ति की जान बचाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो पूरे मानव जाति की जान बचाने के बराबर है। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि आप दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। हर धर्म में लिखा है। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ये कहा था कि जो अंग का जो प्रत्यारोपण है, ये एक बहुत ही बड़ा दान है और बहुत अच्छी ये ऐसी प्रथा है जिससे आप मरने के बाद भी लोगों का भला कर सकते हैं। बहुत सारे मेथोडिस्ट चर्च ने भी इसका समर्थन किया है। एक और मिथ्या है कि अस्थि दान से मृत काया विकृत हो जाती है। तो आप ये बात समझ लें कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि आपकी काया की रक्षा वो आपके जीते जी भी करें, और मृत्यु के बाद भी वो एक जो जीव था उसकी काया से किसी भी तरह का विकृति नहीं की जाती है। यहाँ एक उदाहरण है। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां दान की हैं। तो ये हम एक ऐसा कट लगाते हैं, और ये है जब उनकी हड्डियां निकाली जा चुकी हैं। अगर आप इसको देखें तो सिवाय जैसे एक पोस्टमार्टम में एक स्टिचेस की लाइन होती है, इसको छोड़ के और कोई भी अंतर नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये थुलथुल हो गया या आपने टांग उठाई और टांग ऐसे है। हर तरह से इसको एस्थेटिकली पूरे मानव जीवन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि देखने वाले को ऐसा ना लगे कि जो हड्डियां लेने वाले ने शरीर को क्षत विक्षत कर दिया है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ की जो घुटने की जो कटोरी या जिसको पेटला बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, वो निकाली गई है, लेकिन उसमें रुई डाल के विशेष रूप से इस तरह का कंटूर दिया गया है ताकि देखने वाले को ये भी नहीं लगे कि यहाँ से नी कैप नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की विकृति जो है वो शरीर में नहीं हो। लोग ये भी सोचते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं के रहते अस्थिदान संभव नहीं है। मैंने आपको बताया कि ऐसे रोग जो इन्फेक्शन और कैंसर जैसे हैं, अगर किसी को हृदय रोग हुआ, हार्ट अटैक हो गया, उससे मृत्यु होगी, तो ये सब रोग जो है आपको अस्थिदान
करने से नहीं रोकते हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि हिंदू हैं, अगर अस्थिदानी, अभी जैसे आलोक जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि अगले जन्म में बिना हड्डियों के पैदा हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और कुल मिला के 10 से अधिक अस्थियां ज्यादातर हम लोग नहीं निकालते हैं। और जो आपको दिखाया मैंने पिछले चित्र में कि दोनों टांगों में से इतनी निकालने से 20 से 22 लोगों का भला हो जाता है। बाकी इस देह में जो आपने देखी उसमें रीढ़ की हड्डी, जो सर की हड्डी, दोनों ऊपरी जो अंग है, बाजू, उन सब की हड्डियां बिल्कुल सलामत हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी हड्डियां निकाली जाती। ये कोई महंगी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कोई खर्च नहीं है। और अगर आप चाहें कि जिस तरह से बहुत लोग गुप्त दान देते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दान गुप्त रखा जाए, तो ऐसी उस इच्छा का भी पूरा जो है आदर किया जाता है। अस्थियां या कोई भी अंग बेचा नहीं जाता है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था है जिससे ऐसा करना संभव नहीं है, और ऐसा करने की कोशिश करने पर बहुत ही जो सख्त सजा है। अब आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं, इस तरह दी हुई हड्डियों को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक स्त्री थी, बहुत ही गरीब थी, इनफैक्ट इनका जो भी सामान भी था वो हम लोगों ने डोनेशन से अरेंज किया। ये एक झोपड़ी में रहती थी, उनके पास में एक ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में घूमने वाला एक आवारा कुत्ता कभी कभी आके उनके पास बैठ जाता था। ऐसे कुत्तों से कई बार एक हाइड्रेटेड डिसीज नाम की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके मारे उनकी हड्डियां पूरी गल गई और एक दिन हड्डी टूट गई। उनके डॉक्टर को पता नहीं लगा कि ये किस वजह से टूटी। उन्होंने एक रॉड डाल दी जिससे ये बीमारी पूरी हड्डी में फैल गई। तो उस हड्डी को हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, निकाल के कुछ समय तक इंतजार किया, और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोनेट की हुई हड्डी को लगा के और उसमें ये रॉड डाल के हमें उसको जोड़ दिया। इनफैक्ट ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस बीमारी से ग्रसित हड्डी को इस तरह से दूसरे व्यक्ति की ली हुई हड्डी से लेके जोड़ दिया गया और वो पूर्णतया सामान्य हो गई। ये मैंने कुछ देर पहले आपको ये चित्र दिखाया था, ये एक्सरे, जिसमें कि ये कैंसर हो गया था, और इस कैंसर को पूरी तरह से निकाल के ये जो है हड्डी, ये बोन बैंक से ली गई और उसको लेके एक कृत्रिम जॉइंट के साथ में उसको इस तरह से लगाया गया। ये देख सकते हैं कि इतना युवा व्यक्ति है, इनकी आयु मुश्किल से 24-25 साल थी, और ये जोड़ हमने लगाया, इसको अब जो है कई वर्ष हो चुके हैं। ये मैंने आपको और उदाहरण दिखाया था जिसमें ये जॉइंट फेल हो गया, यहाँ पे कोई हड्डी उनकी जांघ में नहीं बची थी। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोन बैंक की हड्डी है, और आप देख सकते हैं कितना सारी हड्डी के ये जोड़ के इनके शरीर का भाग बन गई है। ऐसा है कि अगर मेटल डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत महंगी होती है और कुछ समय बाद फेल हो जाती है। वो नेचुरल मटेरियल भी नहीं है, ये प्राकृतिक मटेरियल है, और ये नेचुरल जो है वो हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है। ये सारी हड्डियां बन गई है कि इसके ऊपर जितना मर्जी वजन डाले और ये लंबे समय तक उनको सेवा देगी, जबकि एक मेटल जो है वो कुछ समय बाद कमजोर होकर टूट सकती है और तकलीफ कर सकती है। ये एक उदाहरण और है जिसमें कि ये कैंसर था, जो कि इनके घुटने के आसपास कैंसर हो गया था, और उसमें भी ये कैंसर को निकालने के बाद ये हमें जांघ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से को लेके एक कृत्रिम जोड़ लेके और इनको इस तरह से, जैसे आपने ऊपर देखा था वैसे इसमें एक दूसरा जोड़ बना के और इसको ऑपरेशन किया। और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये सुविधा मिलती है, ये युवा लोग हैं जिनके सामने पूरा जीवन पड़ा है और उनके लिए टांग गंवाना कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए किसी भी तरह से जो एम्पुटेशन है वो किसी भी तरह से उनको ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जो वृद्धावस्था में या किसी वजह से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है तो उनको हम ऐसी हड्डियों से सपोर्ट कर देते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कोई मकान बनता है तो ये जिसको हम खपची कहते हैं या बल्लियां कहते हैं या रॉड लगा के किसी कमजोर जो स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट करते हैं, तो ये एक इनकी हड्डियां देखते पेंसिल जैसी हो गई है, टूट के उनमें इतना भी दम नहीं है कि उनका वजन ले सके, और ये खड़ी हुई और इनकी हड्डी टूट गई। ऐसे में उनकी हड्डियों के बाहर, जैसे मैंने आपको बताया, ये
कूला डाल के, दूसरा क्योंकि उनका कूला भी टूट चुका था, बाहर ये हड्डियों को खपची की तरह बांध के एक सपोर्ट दे दी जाए, और जिसकी वजह से वो तुरंत खड़ी होने में सक्षम हो गई, जबकि उस हड्डी के साथ वो जीवन भर जो है बिना कैलिपर के या बिना चले ही उन्हें रहना पड़ता, बिना कैलिपर के भी नहीं चल पाती। इसी तरह ये करीब करीब 76 साल की महिला थी जिनका कूल्हा प्रत्यारोपण हुआ था, और उनको फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद प्लेट लगाई गई, लेकिन सब फेल हो गया। और उसमें भी जिस तरह से आपको दिखाया कि अगर हड्डी किसी की ऑस्टियोपोरोसिस से या किसी भी बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है, तो पूरी हड्डी में ऊपर से नीचे तक उसको रीइंफोर्स कर देते हैं, उसको मजबूत कर देते हैं, उसके आसपास ये हड्डी बांध के, ताकि वो वजन भी ले सके और उनकी हड्डी भी ना टूटे। एक और महिला है, गिर गई, इनकी हड्डी में यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये सीमेंट और ये इतनी कमजोर हड्डी बची। और अगर ये हमारे पास से खपची की तरह बांधने की अगर हड्डी दूसरे व्यक्ति से लेके उसके इस तरह से पार्ट करके उसको बांधने से इतनी ताकत हो गई कि जब वो बिल्कुल मरणासन्न थी, जब आई थी, और अभी वो एक घुटना बदलवाने के लिए हमारे पास आई थी, जबकि उनको ये 6 साल पुराना है, अब करीब करीब 8 साल हो गए हैं, और वो इस जोड़ के साथ, उस टांग के साथ बखूबी चल रही। थोड़ी देर पहले आलोक जी ने कहा था कि लोग उनसे पूछते हैं कि इसमें सरकार क्या मदद करती है, तो कुछ समस्याएं हमारी हैं, क्योंकि इसमें जहाँ पे जो चीज़ बड़ी पॉपुलर है, लोगों को संज्ञान है कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हृदय ट्रांसप्लांट होता है, आंखें ट्रांसप्लांट होती हैं, तो हड्डियों के बारे में, अस्थि के बारे में इसकी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, और इसलिए इसके लिए कोई प्रोग्राम या वित्तीय सहायता नहीं है। दूसरी बात है, कोई भी अंगदान करने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो वो कई अंगदान होते हैं जो ब्रेन डेड में लोगों में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे किडनी और आंखें और हड्डियाँ जो मृत्यु के बाद भी लिए जा सकते हैं। ब्रेन डेड व्यक्ति का भी हम हड्डियां ले सकते हैं, लेकिन ब्रेन डेड को पहचानने के लिए और उनके प्रबंधनों के लिए बहुत कई बार सुविधा नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि कई बार जो परिवार वाले हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर सिर्फ वेंटिलेटर पे पेशेंट है लेकिन ब्रेन डेड हो गया है, तो उसके जीवन में अब किसी तरह की कोई भी वापस आने की संभावना नहीं है, और यही एक संभावना है कि उससे किसी और जनजीवन के किसी व्यक्ति को सहायता की जा सकती है। और ये ग्राफ ये दिखाता है कि हर 10 लाख पॉपुलेशन में कितने लोग अंगदान करते हैं, और आप देखेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा स्पेन में 35 लोग अंगदान करते हैं हर 10 लाख के बीच में। और दुर्भाग्यवश इसमें अंत तक आपको भारतवर्ष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसे अभी आलोक जी ने भी कहा कि दो बातें हैं, आपको 10,000 लोग जो है वो प्रण तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक जो लीगल समस्या है, आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने अपनी देह दान कर दी, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरी देह तो उसका जो लीगल लेयर है, जो उनके कानूनन वारिस हैं, वो अगर मना कर दे तो कोई भी उसमें से कोई अंग नहीं ले सकता। तो मैं चाहता हूँ, ये नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल बेकार हो जाती है मेरी मृत्यु के बाद, जब तक मेरे परिवार वाले ना समझें। और इस बात को बखूबी अभी कमल जी ने भी बताया। तो आप कैसे सहायता कर सकते हैं? तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये एक हमारे रोगी थे, इनकी 19 साल की उम्र में इनको बोन कैंसर हुआ और किसी ने ऑपरेशन किया। दुर्भाग्यवश इस ऑपरेशन में इनको इन्फेक्शन हो गई, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इनके शरीर के अंदर चला गया, ये जो पेल्विस में चला गया, और यहाँ से भी हड्डियों का बुरा हाल है। तो उनको हमने कई ऑपरेशन करके, और फिर उनको, क्योंकि उनकी कैंसर से हड्डी निकल चुकी थी, यहाँ पे हड्डी नहीं थी, तो ये जो नकली जो जोड़ था इसको निकाल के इन्फेक्शन कंट्रोल करके हमने ये बोन बैंक से लेके ये हड्डी लगाई उसमें, और ये उनके ऑपरेशन के बाद था। और ये वो खड़े होके जब चल रहे थे, आप देख रहे हैं कि कुछ उसमें हमको और भी ऊपर सपोर्ट बांधना पड़ा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूसरे आदमी की हड्डी अब इनकी हड्डी से पूरी तरह जुड़ चुकी है, इतना कि आप अंतर नहीं कर सकते कि इनकी हड्डी कहाँ खत्म हो रही है और इनकी कहाँ शुरू हो रही है। ये 4 साल पे थे और ये 8 साल पे, आप देखें कुछ अंतर आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ इनकी हड्डी है और कहाँ पे बोन बैंक की हड्डी है। Hello everyone, my name is Justin Matthew. I'm an assistant professor in the University of Delhi.
Now I'm talking to you from a small university town in Germany. It's called Göttingen University. And I've been a researcher here for the last 3 years. And now I'm talking to you regarding a major surgery I had to undergo in 2010 and 2011 in the orthopedics department of India Institute of Medical Sciences under the care and supervision of Professor Rajesh Malhotra. I approached Dr. Rajesh Malhotra in 2010 August with a failed hip surgery. When I approached him, my mobility was less than maybe 30% or 20%. And also I had an infected hip. So in the year 2010 and 11, I had to undergo surgeries to make me able to walk. And the final surgery, I had to undergo bone allograft surgery. And I would say that that surgery made a major difference in my life. I gained 100% mobility, had to survive with a lot of pain, and that gave me complete relief from pain. And if I am in Germany right now, I should thank Professor Malhotra and his team to walk again and make me go anywhere without thinking twice about any mobility issue. And I also want to give a message to all of you that bone donation or largely organ donation is part of our human activity. It should be part of our human activity. And that's crucial to give life to other people. I'm thankful to the unknown person gave me his organ, donated his organ, is providing me a life, a better life. So I would always request all of you to consider and spread the message of organ donation, and also consider, and all of us are aware of eye donation and maybe now liver and kidney donation. But I also want to stress here that bone donation is also equally important to make a better life for many people around us. So please consider that. And again, I would take this opportunity to thank my doctor, Professor Malhotra, and his team for providing me this better quality life and better mobility, and making me, in a sense, to sit in this small but really beautiful university town in Germany. Thank you. आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आपको बहुत गर्व महसूस होगा ये जान के कि ऐसे कई ऑपरेशन जो विदेशों में, लंदन में जहाँ हमारा अगला रोगी जो आपसे बात करेगा, लंदन में भी उनको मना कर दिया गया। हमारे पास बांग्लादेश से पेशेंट आए हैं और Hello friends, good evening to all. My name is Sayyid Ashmatul Ahmad and I am from Afghanistan. I came to India for a hip replacement surgery. My case was very difficult as there was a massive loss of my bone and I was refused surgery at many hospitals. At last, when I came to AIMS, I was told about bone bank availability and allograft technique. It costed me nothing, but gave me a priceless gift of my life. After a few years of my surgery, I am very happy with how things are going on in my life, and I can walk normally as I used to. I am very grateful to Dr. Rajesh Malhotra and his team for their efforts and giving me a new life. Lastly, I would like to say a big thanks to the person who donated the bone, which will be used for my surgery. I have already discussed with my relatives and friends about the importance of bone donation. Today, many of us do not know the importance of bone donation. More and more people should be educated and encouraged to donate bones so that more and more patients can be benefited in future. Thank you very much for your kind attention. आपको ये दोनों केसेस दिखाने का ये अभिप्राय था कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। आप हमारी ऐसे मदद कर सकते हैं कि जनसाधारण को ये संदेश पहुंचाएं, उनको बोन डोनेशन के बारे में, अस्थि दान के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि हम शरीर को विकृत नहीं करते हैं, उनको बताएं कि किस तरह कोई व्यक्ति जिसकी टांग काटी जा सकती है उसको टांग कटने से बचाया जा सकता है,
जो चलने में असमर्थ है उसको चलने में मदद की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि अस्थि विसर्जन नहीं हो सकता है, और जितनी भी मिथ्या है इसके बारे में उनको भी गलत साबित करें, और ये बताएं कि कोई भी धर्म जो है इंसानियत से ऊपर नहीं है। हमारे तो गीता में भी लिखा है, हमारा ये मानना है कि शरीर जो है वो एक वस्त्र है और आत्मा ही असल आप हैं। और जब जिस तरह से आत्मा शरीर बदलती है तो पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में चली जाती है, तो वो पुराना शरीर वैसे आपके और किसी काम का नहीं है आपकी मृत्यु के बाद, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है, उनको जीवन दे सकता है, उनको चलने में मदद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना। धन्यवाद डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया और अपनी पीपीटी के माध्यम से और जीवंत उदाहरणों से आपने बहुत मोटिवेशन किया। माननीय आलोक जी अपनी एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आलोक जी आप अपनी बात को पूरा करें। मुझे वक्तव्य नहीं देना है। अच्छा, मैं बहुत उत्साहित हुआ इस बात से कि हम में से कोई भी अपनी हड्डियां दान करेगा तो उससे 20-22 लोग स्वस्थ होंगे। मैं सोचता था कि एक्सपर्ट्स लोग जब बात करते हैं तो उनकी भाषा हमें समझ में आएगी कि नहीं आएगी। आज हमने एक ऐसा वक्तव्य सुना जो हमारी भाषा में हुआ, हमको समझ में आया सारा और हम मोटिवेट भी हुए। तो मुझे लगा कि मैं आशीष से कहूं कि एक 15 सेकंड के लिए सबको अनम्यूट करो, तो हमारी तालियां बजा करके हमारा धन्यवाद उन तक पहुंचे। सब लोग ताली बजाइए। सर बहुत धन्यवाद आलोक जी। अब मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा अब मेरे सहयोगी आशीष जी से, वो आए और कुछ प्रश्नों का संकलन उन्होंने किया है जो इस वेबिनार के दौरान में आए होंगे। और आशीष जो हैं हमारी इस वेबिनार श्रृंखला को निरंतर अपनी टीम के साथ संजोए हुए हैं और ये सारा जितना भी हम वेबिनार कर पा रहे हैं, फेसबुक पे कर पा रहे हैं, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसका माइन्यूटली माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट करते हैं मेरे सहयोगी हैं। आशीष आप हमें कुछ प्रश्नों के साथ डॉक्टर साहब को दें जिससे वो उनका निवारण कर सके। जी, आप अपने ऊपर भी स्पॉटलाइट कर सकते हैं जिससे सबसे आपका परिचय हो जाए। डॉक्टर राजेश जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नीरज कात्याल जी का प्रश्न है सबसे पहला कि क्या 65 साल से ऊपर के व्यक्ति भी डोनेट कर सकते हैं? हालांकि आपने कहा था नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई हेल्दी हो तो क्या ऐसा कुछ होता है? जी ऐसा है कि जो सामान्य रूप से कहा जाता है वो 65 कहा जाता है, लेकिन आपसे सच बताएं कि हम 70 साल तक तो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा बोन बैंक में जो है ना घाटे में रहता है, क्योंकि जब आती है हड्डियाँ उससे जल्दी इस्तेमाल हो जाती है। और लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्यों एक आयु के बाद हम हड्डी नहीं लेते हैं, उसके 2 मूल कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं बहुत, तो एक रिलेटिव बात है, कई बार कमज़ोर हड्डी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम हड्डियों को थोड़ा बारीक बना के और उसको किसी बहुत बड़े कैंसर को साफ करने के बाद उसमें भरने के काम भी ले आते हैं, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप 80 साल के या 85 साल के बहुत ज़्यादा आयु के हैं तो कई बार ऐसे कैंसर, खून कैंसर होते हैं या कोई शरीर में ऐसे कैंसर होते हैं जो अपने आप को दिखाते नहीं है, लेकिन वो हड्डियों में फैल जाते हैं। तो एक आयु के बहुत ज़्यादा आयु पे जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कई छुपे हुए कैंसर्स की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा जो प्रोग्राम होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति से कोई रक्त या अंग लेके दूसरे में डाला जाता है, तो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता कि वो बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे में आ जाए, तो इसलिए ये आयु की लिमिट लगाई गई है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं
तो 70 या 75 तक भी से ऊपर ही। जी सर, अगला सवाल है शिव कुमार अग्रवाल जी का कि आजकल बॉडी डोनेशन, उन्होंने बॉडी डोनेशन पूछा है, लेकिन क्या आजकल बोन डोनेशन हो रहा है कोरोना के चलते? मैंने अभी पहली स्लाइड में ये दिखाया कि कॉर्निया जो है आई डोनेशन इतना कम हो गया है। तो अब ये है कि कोरोना के चलते इन सब चीज़ों से लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर जो दान देने वाला है अगर वो कोरोना से संक्रमित नहीं है तो इसमें कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है कि दान नहीं दिया जा सकता या उसको लिया नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते इतना भय लोगों के मन में है और इस तरह की भ्रांति है, तो लेकिन अब में देखा जाए तो अगर जो टेस्ट है, आजकल टेस्ट है जो 1 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं, सीबी नेट टेस्ट है, तो अगर मृत्यु डायरेक्टली कोरोना की वजह से नहीं हुई है और अगर एक जांच कर ली जाए और वो नेगेटिव है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया अंग इतने मूल्यवान हैं कि अगर वो इन्फेक्शन के डर के मारे उसको छोड़ देना या उसको वेस्ट कर देना ठीक नहीं है। एक जैसे मैंने कहा कि जो टेस्ट करके उनको अंगों को लिया जा सकता है और उनको दूसरों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जी सर। सर रेणु चौहान जी का क्वेश्चन है और मधु पोद्दार जी का भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितनी और कौन कौन सी हड्डियां लेते हैं हम यूजुअली? तो जैसा मैंने दिखाया सबसे ज्यादा तो हम लोग ये जो जांघ की हड्डी और घुटने के नीचे जो शिन बोन जिसको बोलते हैं, टांग की हड्डी जो है वो ले जाते हैं। ज्यादातर हम कमर से नीचे की हड्डी लेते हैं। कभी कभी हमें ये चूल्हे की हड्डी जिसको पेल्विस कहते हैं वो भी लेना पड़ता है। इनके अलावा सामान्य रूप से कोई और हड्डी नहीं ली जाती है, जब तक ऐसा ना हो कि किसी रोगी को बाजू के ऊपरी हिस्से की हड्डी की ही जरूरत हो तो बात अलग है, नहीं तो हम सिर्फ कमर से नीचे की हड्डियां लेते हैं। और जिस तरह से आपको दिखाया कि वो उनको लकड़ी के डंडे हम लेते हैं, लकड़ी के डंडे रख के रुई से उनको पूरी अच्छे तरीके से उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 99% लोगों में कमर से नीचे की हड्डियों के अलावा कोई और हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे मैंने कहा कि 206 में से 10 हड्डियों को छोड़ के सब हड्डियां जो देह में ही रहती है उनसे सब क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। जी सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है संजय अवस्थी जी का, मृत्यु के कितने घंटे बाद तक हड्डी निकाल सकते हैं? तो अगर शरीर को जो सामान्य तापमान पे रखा जाए, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, तो 12 घंटे के अंदर ली जा सकती है। और अगर आप उनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वो मॉर्चरी में रेफ्रिजरेटेड होते हैं वहाँ पे 24 घंटे तक लिया जा सकता है। लेकिन पर जिस तरह से आंखें घर में आके भी टीम निकाल सकती है, हड्डियों के लिए ये संभव नहीं है। उसके लिए किसी न किसी फैसिलिटी में ही निकालनी पड़ेगी, या तो वो मॉर्चरी हो और या वो ऑपरेशन थिएटर हो। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब इन सब प्रश्नों को लेने के लिए। धन्यवाद आशीष जी इन सब का संकलन और सरल रूप में पूछने के लिए। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशवंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं, जिसको आपने संस्था किया है, वो पोस्टर करती है और लोगों के मन को पढ़ती है और किस तरह से चीजों को आगे करती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर विशाल चड्ढा जी, हम सभी के मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई श्रद्धेय आलोक जी, हर्ष मल्होत्रा जी, मनी कौल खुराना जी, और आज जिनका इतना अद्भुत उद्बोधन हम सभी को सुनने को मिला, उन्हें आधुनिक सुश्रुत कहें, आधुनिक विश्वकर्मा कहें, जिस तरीके से आप बुलाना चाहें। हरीश मल्होत्रा जी, आपने बहुत ही सधे हुए, बहुत सामान्य शब्दों में नॉन मेडिकल जितने भी लोग हैं जिनके मन में इतने सवाल थे, आपने इतने आसानी से सब समझा दिया कि सच कहें तो एक जो डर रहता है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से इस तरह की वेबिनार को सुनने का, वो डर बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके मन से जाता रहा हो।
दधीची परिवार से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और बाकी कुछ और जो करते रहते हैं। उसके अलावा ये है कि सी वोटर जो जुड़ा है उसमें हमारे सहयोगियों ने एक पायलट जो अभी शुरू किया है केवल इसी विषय के ऊपर, जिसमें दरअसल बॉडी न केवल अंगदान बल्कि शरीर दान के ऊपर, और आज बोन डोनेशन वाला भी हिस्सा उसमें ऐड होगा। तो बहुत ही प्रिलिमिनरी रिजल्ट आज मुझे मेरी टीम ने भेजे हैं। अभी केवल ये शहरी इलाकों के हैं, पूरे भारत में हम ये सर्वे कर रहे हैं जानने के लिए कि कितने लोग आखिर इन सब विषयों को जानते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं। जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स भी हैं इस पूरे पायलट की, वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली नहीं। शायद इसीलिए बहुत जरूरत है इन वेबिनार्स और इन कार्यक्रमों की हमको पहुंचने तक। जो मेरे पास में आंकड़े हैं उसमें केवल 24% लोगों ने कहा है कि उन्हें किसी तरीके की कोई जानकारी है अंगदान या बॉडी डोनेशन को लेकर के। आप समझ सकते हैं कि 3/4 से ज्यादा लोगों को तो इस बात की कोई जानकारी भी नहीं है, सीधी या उल्टी जैसी भी आप चाहें, जानकारी ही नहीं, मतलब कि वो उसमें अपना कोई निर्णय भी बना सके। केवल 2.6% लोगों ने अभी तक कहा कि उन्होंने किसी भी किस्म का कोई प्लेज लिया है। और ये बात अभी माननीय आलोक जी ने भी बोली और बाकी सबने भी बोला कि केवल प्लेज लेने से कुछ नहीं होता। प्लेज लेने वाले 1000 होते हैं, लेकिन उसमें से इक्का दुक्का ही कोई अपना अंग देने या अपने शरीर देने की वास्तविक में बात करता है, क्योंकि उसमें बाकी पर्सने भी हैं। मृतक के परिवार वाले उस चीज के लिए कितना तैयार होते हैं, ये भी एक मसला रहता है। लेकिन केवल कागजी कार्रवाई भी केवल 2.6% लोगों ने बोला कि उन्होंने ऐसा कोई प्लेज लिया है। आप समझ सकते हैं कि कितने कम लोग हैं जिन्होंने इच्छा भी अभी तक जाहिर की। अच्छी बात यह है कि लगभग हर तीसरे व्यक्ति ने यह बोला कि उन्हें अगर मौका मिले, उन्हें सही ढंग से करने का तरीका पता लगे तो वो ये जरूर करना चाहेंगे। यानी हर तीसरा भारतीय चाहता है कि वो ये काम करे। तो स्कोप बहुत बड़ा है। तीसरा का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 33%, और 2.6% लोगों ने अभी तक एक्चुअली में अपने आप को प्लेज किया है। तो ये गैप बहुत बड़ा है। बहुत सारे सवाल अभी इसमें आएंगे कि किस तरीके की जानकारी उनको कहाँ से मिल रही है, जो गलत जानकारी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। तकरीबन जो लोग ऐसे थे जो नहीं देना चाहते, उनमें हर 10वें व्यक्ति ने ऐसा लगभग बोला है कि उनकी धार्मिक आस्था को के विपरीत है, विरुद्ध। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है सही जानकारी को सही जगह तक पहुंचने का। और अंत में 2 आंकड़े मैं ये भी बताना चाहूंगा कि, और ये भी प्रिलिमिनरी है, अभी हमारा पूरे भारत में ये सर्वेक्षण चल रहा है। जब आ जाएगा तो दधीची के साथ में हम इस पर पूरी रिपोर्ट, ताकि हमको पता भी तो लगे हम दधीची में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को और कितना विस्तार देने की जरूरत है वो भी हमें पता लगते रहना बहुत जरूरी है। लगभग 5% लोगों ने ये बोला कि वो किसी एक व्यक्ति को ऐसे जरूर जानते हैं जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की या किसी इस तरीके के ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। यानी 5%। आप अगर भारत में आप भी बोले कि 25 करोड़ परिवार हैं, तो मैंने वीडियो ऑफ कर कि 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं अभी उनको पता है कि उनके परिवार में, उनके मित्र मंडली में, उनके इमीडिएट घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट ऐसा जरूर है जिसको इस तरीके के किसी न किसी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। गैप समझिए कि कितना बड़ा है। और लगभग 2% लोगों ने यह भी बोला कि वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो किसी भी इस तरीके का दान न मिलने के कारण नहीं बचे, जिनको इस तरीके का कोई दान नहीं, अगर मिल जाता तो शायद वो बच जाते। ये संख्या इतनी बड़ी है क्योंकि आपको लगता है 1%, 2% ऐसा सोचने में, लेकिन अगर आप 5% लोगों को सोचें कि वो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं इनके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जरूरत है, जब आप 130 करोड़ का 5% निकालते हैं तब आपको वो बड़े आंकड़े समझ में आते हैं कि भारत में कितनी जरूरत है। और दूसरी तरफ जब महज 2.5% के आसपास आप ऐसे आंकड़े पाते हैं जहां लोगों ने प्लेज किया है, वो संख्या भी मुश्किल से 2.5% पहुंच रही है। प्लेज करने का 1,000वां हिस्सा भी वास्तविक तब्दील नहीं हो पाता है किसी तरीके के ऑर्गन डोनेशन में या किसी तरीके की बॉडी डोनेशन में। और अब एक हिस्सा इसमें हमारे रिसर्च में आज के बाद और जुड़ेगा,
बोन डोनेशन का, जो स्वाभाविक सी बात है लोगों को नहीं पता है, लेकिन 10 हड्डियां करीब ऐसी हो सकती हैं जो हमारे जाने के बाद में भी, और 20 एक शरीर 20 कम से कम पेशेंट्स को उनके पैरों पे खड़ा करने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसी जानकारी है जो डॉक्टर साहब ने आज दी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दधीची परिवार के सभी कार्यकर्ता इस नई जानकारी को भी और भी आगे तक पहुंचाएंगे। जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च से हमको पूरे आंकड़े सामने आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवार से जुड़े हुए जो और ऐसे लोग हैं जो आज पॉलिसी मेकिंग हिस्से में हैं, जो कानून बनाने की स्थिति में हैं, क्या वो उसमें किसी तरीके की नई मदद कर पाएंगे। ये सारे आंकड़े जब आएंगे तब उसके बाद में और भी हम लोग बेहतर इस पे बात कर पाएंगे। लेकिन आज फिलहाल इतना ही कहूंगा कि बोन डोनेशन को लेकर के इतनी सारी जानकारी हम लोगों को आज मिली है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोग इस पर प्रेरित होंगे कि हम स्वयं तो इसको संकल्प लें ही, लेकिन साथ में अपने मित्रों को, अपने परिवार के बाकी लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि हम इस संकल्प को न केवल लें, बल्कि हम ये भी इंश्योर करें कि वो संकल्प पूरा हो। उसके लिए थोड़ी सी जिद चाहिए होती है, जिद परिवार वालों को भी चाहिए होती है और जिद संकल्प लेने वाले को भी चाहिए होती है। आलोक जी ने अभी पिताजी के बारे में या माननीय नाना जी के बारे में, राष्ट्रशी के बारे में बताया। इन लोगों ने न केवल ये संकल्प लिया कि मेरा देहदान हो, बल्कि यहां तक व्यवस्था करके गए अलग एफडी कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे अपना शरीर छोड़ूं जहां से मेरा शरीर लाने की स्थिति न हो, तो उसको लाने के लिए भी इतना पैसा छोड़ के जा रहे हैं। इसके लिए कोई मेरे परिवार के लोग तैयार ना हो, वो लोग कोई अगर उसमें किसी भी तरीके की मदद न करें, तो उसके ये संकल्प बहुत आवश्यक होता है, न केवल जो प्लेज कर रहा है उसका, लेकिन साथ में उनके घर वालों का। तो हम सभी लोग इस संकल्प में लगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का। आज इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बोली और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे इस वक्तव्य के बाद। धन्यवाद यशवंत जी। एक आई ओपनर आपने आज हमें स्टैटिक्स के माध्यम से, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से दिया है, और मुझे लगता है दधीची और उस जैसी बहुत सी संस्थाओं के लिए ये एक मार्गदर्शन का और उनके विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट बनने वाला है, जो आप रिसर्च अभी आगे इसको कर रहे हैं। और परिवार की परंपरा को आपने किस प्रकार से आगे बढ़ाया, हम सबने सुना, हमने देखा, और चीजें आगे बढ़ेंगी। अब मैं अंतिम चरण में कार्यक्रम के आ गए हैं हम लोग, और मैं अपने सहयोगी बड़े भाई सुधीर जी, जो समिति में उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि सभी महानुभावों का जिन्होंने आज अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन दिया, उनका धन्यवाद करें और समिति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सुधीर जी, आपका स्वागत। नमस्कार। आज महर्षि दधीची की जयंती है। महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था। आज की सभा के अध्यक्ष बड़े भाई श्री यशवंत देशमुख जी, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, आपने अस्थि दान और उसकी उपयोगिता के बारे में तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारियां दी। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संरक्षक बड़े भाई आलोक भाई साहब, जिनके कारण हम सब इस नेक काम में जुड़ सके, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सुधीर जी। अब कार्यक्रम अध्यक्ष जी श्री यशवंत जी की आज्ञा हो तो इस वेबिनार को हम पूर्ण कर सकते हैं। यशवंत जी, आप आज्ञा दें तो वेबिनार सेशन को पूरा करते हैं और फिर जुड़ेंगे। टाइम आपकी सुनाई नहीं दी थी डॉक्टर चड्ढा जी। मैं भाई साहब कह रहा हूं कि आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो इस वेबिनार को पूर्ण करने की आज्ञा दें।
जी यशवंत जी आवाज आ रही है? यशवंत जी आवाज आ रही है? विशाल मान लो कि उनकी अनुमति मिल गई। ठीक है। मैं आशीष जी से आग्रह करता हूं कि वेबिनार को पूर्ण मानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।